नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम झांक रहे हैं ओल्गा टुकारचुक की दुनिया में, उनकी किताब ड्राइव योर प्लाउ ओवर द बोन्स ऑफ द डेड के जरिए। ये एंटोनिया लॉयड जोन्स का बेहतरीन अनुवाद है। कहानी है जनीना डुशेको की, पोलैंड के एक सुनसान गांव में रहने वाली करीब 60 साल की एक काफी अनोखी महिला, ज्योतिष और विलियम ब्लेक की कविताओं में डूबी रहती है। सब शुरू होता है उनके 2 प्यारे कुत्तों के गायब होने से, और फिर इलाके के शिकारियों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं। डुशेको खुद ही जासूस बन जाती है अपनी ही तरीकों से। आज हम इसी कहानी के कुछ खास मोड़ों और किरदारों के जरिए इसकी गहरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, जैसा आपने कहा, इसमें किरदार का गहरा विश्लेषण है और जानवरों के अधिकार, न्याय, अकेलापन जैसे बड़े सवाल भी छिपे हैं इसमें। पोलैंड की चेक सीमा के पास का वो वीरान पठार वाला माहौल वो कहानी को और भी गाढ़ा और रहस्यमयी बना देता है। हाँ, वो माहौल काफी प्रभावी है। कहानी का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब डुशेको को बिगफुट का शव मिलता है, और जिस तरह से वो और ऑडबॉल उस स्थिति से निपटते हैं वो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल। शुरू में तो वो उसे छूने से भी हिचकती है, पर फिर उसे कपड़े पहनाने में मदद करती है। एक जगह लिखा है कि उसकी उंगली ऊपर उठी थी, मानो कह रही हो, ध्यान दो, ये तो बस शुरुआत है। कितना अजीब है ना, उस आदमी के मरने पर उसकी देखभाल करना जिससे वो इतनी नफरत करती थी। सही कहा। ये विरोधाभास यही डुशेको के किरदार की जटिलता दिखाता है। उसमें नफरत के साथ एक अजीब सी दया भी है। वो फौरन उसकी कुंडली पर विचार करने लगती है, उसके शरीर की अमानवीयता और मृत्यु के बाद होने वाले आध्यात्मिक तलाक, इन सब के बारे में सोचती है। ये दिखाता है कि उसका नजरिया कितना बड़ा है। वो बिगफुट जैसे नापसंदीदा इंसान में भी कुछ गहरा देख लेती है। बिगफुट के प्रति ये मिलीजुली प्रतिक्रिया ये डुशेको की पूरी सोच का हिस्सा लगती है ना। उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बहुत अलग है, खासकर जानवरों और प्रकृति को लेकर। हाँ बिल्कुल। वो अवैध शिकार की शिकायत करती है बार बार, पर उसे हमेशा पागल औरत कहकर टाल दिया जाता है, कोई सुनता ही नहीं। Exactly. और उसका ये पक्का यकीन कि जानवर बदला ले रहे हैं। Animals are taking revenge. यहाँ तक कि वो मौसम के हिसाब से लोगों को क्या कहती है, वो स्केयर, एलर्जिक या ड्राइवर ऐसे बुलाती है। विलियम ब्लेक का जिक्र तो बार बार आता ही है। और यही हाशिए पर पड़ी आवाजों का मुद्दा उभरता है। डुशेको की अपनी आवाज और जानवरों की खामोशी दोनों अनसुनी रह जाती हैं। उसका ज्योतिष और ब्लेक का इस्तेमाल ये सिर्फ सनक नहीं है, बल्कि ये दुनिया में न्याय खोजने के उसके अपने तरीके हैं, खासकर तब जब पुलिस या प्रशासन जैसे इंसानी सिस्टम फेल हो जाते हैं। हाँ, जब इंसानी कानून काम ना करे। हाँ, वो शायद महसूस करती है कि जब इंसानी कानून बहरों का हो तो प्रकृति या सितारों से ही जवाब तलाशना पड़ता है। किताब में चूहों पर चले मुकदमे का किस्सा भी है, वो भी जानवरों के हक की बात करता है। यहाँ हम सिर्फ उसके विश्वासों को बता रहे हैं, उनका समर्थन या विरोध करने का इरादा नहीं है। सही है। और फिर मामला और भी संगीन हो जाता है जब हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है। कॉमेंडांट, इनर्ड, प्रेसिडेंट, फादर रसल, एक के बाद एक शिकारी मारे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हर मौत के साथ डुशेको की भूमिका और भी उलझती जाती है। कॉमेंडांट के पास हिरन के पैरों के निशान मिलते हैं, प्रेसिडेंट की मौत में फेरोमोन का इस्तेमाल, और फिर वो गजब की खोज, बिगफुट के घर मिली तस्वीर, जिससे साफ हो जाता है कि उसी ने डुशेको के कुत्तों को मारा था। बिल्कुल, वो तस्वीर जैसे एक चिंगारी का काम करती है, ट्रिगर पॉइंट है वो। हाँ। अपने विश्वासों और उस सबूत से प्रेरित होकर डुशेको शायद न्याय अपने हाथों में ले लेती है। अधिकारी, चाहे पुलिस हो या चर्च, उसकी शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं, जानवरों की सुरक्षा में नाकाम रहते हैं, और यही नाकामी शायद उसे इस रास्ते पर धकेलती है। हाँ, लगता तो यही है। ब्लेक की वो पंक्ति है ना, ड्राइव योर प्लाउ ओवर द बोन्स ऑफ द डेड, वो उसके कामों का जैसे सार बन जाती है। हाँ। पर किताब हमें सीधे जवाब नहीं देती। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, कोई आसान जवाब नहीं है। क्या वो न्याय के लिए लड़ने वाली विजिलेंटे है, या सिर्फ एक भटकी हुई पागल औरत, या फिर वो प्रकृति के गुस्से का एक जरिया भर है? ये सवाल बना रहता है। तो कुल मिलाकर डुशेको का सफर एक देखभाल करने वाली से शुरू होकर एक जासूस और फिर बदला लेने वाली विजिलेंटे तक पहुंचता है। इसके पीछे जानवरों के लिए उसकी गहरी हमदर्दी और न्याय की अपनी एक अलग समझ है। अंत में वो सब कबूल कर चेक गणराज्य की तरफ निकल जाती है। हाँ, और
किताब हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जो समझदारी है, न्याय की हमारी परिभाषाएं हैं, प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते, ये सब कितने खोखले हो सकते हैं। जब समाज का बनाया सिस्टम फेल हो जाए तो न्याय आखिर होता क्या है? जिसे समाज पागलपन कहता है, क्या उसमें अन्याय के खिलाफ ज्यादा नैतिक बल हो सकता है? और समाज उन आवाजों के साथ क्या करता है, चाहे इंसान हो या जानवर, जिन्हें वो दूसरा या बेकार समझता है? ये सवाल पाठक के जहन में घूमते रहते किताब खत्म होने के बाद। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।